हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज की वीडियो में सामाजिक अध्ययन के उन प्रश्नों को हल करेंगे जो सितंबर 2015 वाले पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र तथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? पहला विकल्प है घटनाओं का वर्णन करना। दूसरा विकल्प है पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाना। तीसरा विकल्प है एक पक्षी सूचना प्रदान करना और चौथा है दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। इनकरेजिंग डिस्कशन ऑन द गिवन नैरेटिव। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? पहला विकल्प है कार्यों एवं जिम्मेदारियों का प्रवाह आरेख। दूसरा है संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन पर चर्चा। तीसरा है युवा संसद का आयोजन और चौथा है विषय वस्तु का पठन। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, युवा संसद का आयोजन, होल्डिंग ए यूथ पार्लियामेंट। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं जिनमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती हैं। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अभिगम को प्रोत्साहित कर रही हैं? तो इस प्रश्न के लिए विकल्प देख लेते हैं। समस्या समाधान विधि, दूसरा है पूछताछ विधि, तीसरा है निगमनात्मक विधि और चौथा है वृत्त अध्ययन विधि। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, वृत्त अध्ययन विधि। सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा, सारांश और सम्मिलित है। पहला विकल्प है सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र। दूसरा है अन्वेषणात्मक सॉफ्टवेयर और प्रश्न बैंक। तीसरा है शिक्षक प्रतिरूपण और दंड आरेख और चौथा है स्मरण संकेत और समीक्षा प्रश्न। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, स्मरण संकेत और समीक्षा प्रश्न। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को पहला विकल्प है लंबा बनाते हैं, दूसरा है विस्तृत बनाते हैं, तीसरा है आनंददायी बनाते हैं और चौथा है विवादास्पद बनाते हैं। तो क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को आनंददायी बनाते हैं। तीसरा विकल्प सही है, जॉयफुल। अगला प्रश्न है, सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है? पहला विकल्प है भूमिका निर्वाह, दूसरा है वृत्त अध्ययन, तीसरा है चलचित्र प्रदर्शन और चौथा है चित्र निबंध। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजना के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी, यानी जो अनुपयुक्त है वो बतानी है। पहला विकल्प है सरकारी योजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा। दूसरा है एक खंड विकास अधिकारी के साथ साक्षात्कार। तीसरा है विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली योजनाओं पर सर्वे और चौथा है विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजनाओं पर हुए खर्च पर एक रिपोर्ट। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, सरकारी परियोजना पर पुस्तक की समीक्षा। अगला प्रश्न है,
सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए। पहला लिखा है अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास। दूसरा है पठन सामग्री का सार। तीसरा है पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना। और चौथा है पिछले वर्ष का अभ्यास। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यालय। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोषदर्शिता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दो विकल्प उचित होंगे? आदर्श कार्य प्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना। दूसरा है संस्थानों के बदलाव में असंभावनाओं को इंगित करना। तीसरा है सामाजिक विषमता की अपरिहार्यता। और चौथा है जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है और डी सही है, जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना, आदर्श कार्य प्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना। ए और डी सही है, इसका मतलब दूसरा विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों की बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला विकल्प लिखा है अनुभवों पर निर्देशित चर्चा। दूसरा है विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान। तीसरा है प्रदर्शनी में जाना। और चौथा है विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट में ढूंढना। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, अनुभवों पर निर्देशित चर्चा। अगला प्रश्न है पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह पहला विकल्प है क्रियान्वित करना सरल होता है। दूसरा है न्यूनतम सूचना प्रदान करता है। तीसरा है विद्यार्थियों के कौशल के विकास को इंगित करता है। और चौथा है अनिवार्य है। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। अगला प्रश्न है जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत के से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? पहला विकल्प है प्राथमिक स्रोत। दूसरा है पाठ्य स्रोत। तीसरा है लेखा चित्रकला संसाधन। और चौथा है पारंपरिक लोक संसाधन। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, प्राथमिक। अगला प्रश्न है कल्पना कीजिए कि आपको श्री रंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक में इस क्रियाकलाप को शामिल करने का क्या कारण है? पहला विकल्प है विद्यार्थियों में लिखने के कौशल को विकसित करना। दूसरा है विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना। तीसरा है ब्रिटेन राज्य द्वारा मिलाए जाने का अभिलेख तैयार करना। और चौथा है लोगों को ब्रिटिश नीतियों के बारे में बताना। तो प्रश्न में क्या कहा गया है कि इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। तो इसमें दूसरा विकल्प सही होगा कि विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना। दूसरा विकल्प इसमें सही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालयी जीवन का मेल पहला विकल्प है कक्षा के जीवन से होना चाहिए।
दूसरा है बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए, तीसरा है किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए और चौथा है शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सबसे उचित विकल्प को चुनिए। पहला लिखा है, सबसे पहले तो प्रश्न लिखा है, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है जिससे कि, पहला विकल्प लिखा है, यह विद्यार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ाता है और आनंदमय होता है। दूसरा है, यह वास्तविक अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य बनाता है। तीसरा है, विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं और शिक्षक अन्य कार्यों के करने के लिए मुक्त हो जाता है। और चौथा है, यह परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करता है। तो सबसे उचित बताना है, दूसरा विकल्प इसमें सही है, यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य बनाता है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है? पहला विकल्प है परिचर्चा, दूसरा है क्षेत्र भ्रमण, तीसरा है कहानी सुनाना और चौथा है वाद विवाद। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, क्षेत्र भ्रमण। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? पहला है वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, दूसरा है परिभाषाओं द्वारा सीखना, तीसरा है रट के सीखना और चौथा है अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी? पहला विकल्प है अखबारों और पत्रिकाओं से बाजार पर कोलाज तैयार करना, दूसरा है शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाले उत्पादों को देखने के लिए जाना, तीसरा है दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना और चौथा है कच्चा कच्च में बाजारों से खरीदे हुए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाना। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, अखबारों और पत्रिकाओं से बाजार पर कोलाज तैयार करना। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए हैं? पहला विकल्प है देवनागरी, दूसरा है ब्राह्मी, तीसरा है तमिल और चौथा है ओचकी। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वह अधिकतर ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को कहा जाता था। पहला विकल्प है प्रदक्षिणा पथ, दूसरा है मंडप, तीसरा है ग्राम भोज का और चौथा है गर्भगृह। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, मंडप। तो मंडप वह स्थान होता था, एक हॉल होता था मंदिर में जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे और उपासना कर सकते थे। अब ये तीन लिखे हुए हैं, प्रदक्षिणा पथ, ग्राम भोज का और गर्भगृह। तो इनके बारे में भी जान लीजिए। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? स्तूप के चारों ओर परिक्रमा पथ होता है प्रदक्षिणा पथ। ग्राम भोज का क्या है? ग्राम भोज का है सबसे बड़ा जमींदार। और गर्भगृह क्या है? तो गर्भगृह वह स्थान होता था जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था, यानी गर्भगृह को मुख्य प्रतीक रखने के लिए बनाया जाता था। तो ये इन तीनों के बारे में भी जान लिया। और एक जो हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा होकर उपासना करते थे उसे मंडप कहते थे। ये इस प्रश्न का उत्तर है, मंडप।
विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला विकल्प है संस्कृत व्याकरण, दूसरा है महावीर के उपदेश, तीसरा है जरतुस्त के विचार और चौथा है बौद्ध संघ के नियम। तो विनय पिटक जो ग्रंथ है वह संबंधित है बौद्ध संघ के नियमों से, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी? पहला विकल्प है उर्दू, दूसरा विकल्प है संस्कृत, तीसरा विकल्प है प्राकृत और चौथा विकल्प है हिंदी। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है संस्कृत। तो हर्षचरित संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। पहला विकल्प है लकड़ी के, दूसरा है ईंटों के, तीसरा है मिट्टी के, चौथा है पत्थर के। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है लकड़ी के। अगला प्रश्न है कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राजवंशों के बीच चला? पहला है गुर्जर प्रतिहार पाल और चोल, दूसरा है राष्ट्रकूट चोल और पाल, तीसरा है गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और चोल और चौथा है पाल राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है पाल राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है। पहला विकल्प है नाम का गुणगान करने से, दूसरा है नीति कथाओं पर चर्चा, तीसरा है वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे और चौथा है एक विशेष प्रकार का गाना। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला लिखा है चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण वस्तुओं के केंद्र बन गए, दूसरा है जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए, तीसरा है चोल मंदिर आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे और चौथा है लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख किसमें जो सही है वो बताना है। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। अगला प्रश्न है 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया? पहला विकल्प है सैयद अहमद खां, दूसरा है जियाउद्दीन बरानी, तीसरा है रुकैया सखावत हुसैन और चौथा है मुमताज अली। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है मुमताज अली। अगला प्रश्न है कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए। पहला है पाठ को विस्तृत रूप से याद कराना, दूसरा है पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना, तीसरा है बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना और चौथा है पाठ्य भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना।
अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे, पहला विकल्प है, भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरा है, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। तीसरा है, लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं। और चौथा है, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, यानी अतीत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, यूराल पर्वत अलग करते हैं। पहला विकल्प है अफ्रीका और एशिया को। दूसरा है एशिया और यूरोप को। तीसरा है अफ्रीका और यूरोप को। और चौथा है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को। तो यूराल पर्वत अलग करते हैं एशिया और यूरोप को। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है। पहला विकल्प है केंद्र। दूसरा है उद्गम केंद्र। तीसरा है अधिकेंद्र। और चौथा है क्रेटर। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, उद्गम केंद्र। दूसरा विकल्प इसमें सही है, उद्गम केंद्र। फोकस। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है। पहला विकल्प है क्षोभ मंडल। दूसरा है समताप मंडल। तीसरा है मध्य मंडल। और चौथा है ताप मंडल। तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत है समताप मंडल। दूसरा विकल्प इसमें सही है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत भी समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। पहला है सूर्य तपन। दूसरा है सौर विकिरण। तीसरा है पार्थिव विकिरण। और चौथा है समुद्र से दूरी। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, सूर्य तपन। अगला प्रश्न है, अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। दूसरा है अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर पश्चिम दिशा में बहती है। तीसरा है अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका है। और चौथा है अमेजन नदी बेसिन ब्राजील, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना के भागों से अपवाहित होती है। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला है ईटानगर पासीघाट। दूसरा है मनाली लेह। तीसरा है शिल्लांग सिलचर। और चौथा है उधमपुर श्रीनगर। तो भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग मनाली लेह। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है। पहला है भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए संकट मानचित्रण। दूसरा है भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। तीसरा है भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। और चौथा है भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अपवाह का नियंत्रण सुनिश्चित करना। तो इस प्रश्न में न्यूनीकरण क्रियाविधि में कौन नहीं है पूछा गया है। तीसरा विकल्प सही है, भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। कई बार पूछा गया है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि काला सोना किसे कहते हैं। पहला है
कोयला, दूसरा है सोना, तीसरा है पेट्रोलियम और चौथा है तांबा। तो किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? तो पेट्रोलियम के उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। तीसरा विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? पहला है कलपक्कम, दूसरा है तारापुर, तीसरा है नरोरा और चौथा है पोखरण। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, पोखरण। तो पोखरण क्या है? पोखरण राजस्थान का एक स्थल है जहां भारत ने अपने पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया था। यहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, इसलिए चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसने स्थानांतरी कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प है भारत, दूसरा है मलेशिया, तीसरा है मैक्सिको और चौथा है ब्राजील। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, मैक्सिको। तो स्थानांतरी कृषि को मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरा है सुधा डेयरी, तीसरा है मारुति उद्योग लिमिटेड और चौथा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत पूछा गया है, पहला विकल्प सही होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है यह जिले में सभी गांव की सरपंचों की बैठक का स्थल है, दूसरा है ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है, तीसरा है सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनरीक्षण किया जाता है और चौथा है ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों को धनराशि के वितरण को विनियमित करती है। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। लिखा है, लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना और सरकार उसके कार्यों को चुनौती देने का तरीका है। दूसरा है, लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते। तो इस प्रश्न में ए सही है पर बी गलत है। तो ए सही और बी गलत, यानी पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? पहला विकल्प है बुद्ध सागा, दूसरा है केसर सागा, तीसरा है सिद्ध सागा और चौथा है निर्वाण सागा। तो तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है केसर सागा, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, पटवारी लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में ए और बी दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। लिखा है, पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा रखता है। दूसरा है, पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसमें ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बना? पहला है घरेलू हिंसा, दूसरा है यौन प्रताड़ना, तीसरा है बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और चौथा है असमान वेतन। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, घरेलू हिंसा। अगला प्रश्न है, संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है?
पहला है विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है। दूसरा है जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकें बदलती रहती हैं। तीसरा है जन संचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। और चौथा है संचार माध्यम की कार्य प्रणाली नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है कि संचार माध्यम की कार्य प्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। अगला प्रश्न है समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है। पहला है चैनल की लोकप्रियता पर, दूसरा है दर्शकों की मांग पर, तीसरा है बड़े व्यापारिक घरानों पर और चौथा है कंपनी क्षेत्र पर। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, चैनल की लोकप्रियता पर। अगला प्रश्न है जनहित याचिका के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। लिखा है यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा है यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें पहला गलत है और दूसरा सही है। ए गलत बी सही, यानी तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है संसद के प्रश्नकाल सत्र के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और दूसरा है यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। तो इसमें पहला सही है, यानी ए सही है, बी गलत है। ए सही बी गलत, यानी पहला विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। दूसरा है कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए गए बिना कानून नहीं बन सकता। तो इसमें ए सही है बी गलत है, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। पहला है भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है। दूसरा है राज्य किसी धर्म विशेष को ना तो थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। तीसरा है राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। और चौथा है राज्य धर्म से एकदम पृथक नहीं है परंतु वह धर्म से एक निश्चित दूरी बनाता है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है। पहला विकल्प है साम्यवादी सरकार, दूसरा है पूंजीवादी सरकार, तीसरा है अध्यक्षात्मक सरकार और चौथा है लोकतांत्रिक सरकार। तो भारतीय राज्य की सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है जाति समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। पहला विकल्प है घासीदास, दूसरा है नारायण गुरु, तीसरा है हरिदास और चौथा है ज्योतिराव फुले। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने की थी, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था। पहला विकल्प है भगत सिंह, दूसरा है राजगुरु, तीसरा है सुखदेव और चौथा है मंगल पांडे।
तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, मंगल पांडे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसने घोषित किया कि यदि भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के होती है तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। दूसरा है, कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। तीसरा विकल्प है, इसने इस बात पर बल दिया कि प्राच्य जानकारी के विपरीत यूरोपीय जानकारी देने का तरीका व्यवहारिक रूप से लाभकारी है। और चौथा है, इसने घोषित किया कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाला समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा नहीं करेगा। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है कि कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के ग्रहों की चारों ओर छल्ले हैं? पहला विकल्प है शनि मंगल शुक्र, दूसरा है शनि बृहस्पति यूरेनस, तीसरा है शनि नेपच्यून मंगल और चौथा है शनि शुक्र नेपच्यून। तो किसके चारों ओर छल्ले हैं ये बताना है। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, शनि बृहस्पति यूरेनस यानी अरुण। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को भू आब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पहला है, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। दूसरा है, पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी। तीसरा है, पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है। और चौथा है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। आखिरी प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि? तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो ये सितंबर 2015 का पेपर था जिसमें सामाजिक अध्ययन के पूरे 60 प्रश्नों को हल किया है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।